Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 7th December in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is eviction of Jammu and Kashmir NOMAD. तो हम जानेंगे कि eviction क्यों किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के नोमैड का. नोमैड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर बीइंग एलिजिबली फोर्सिबली इविक्टेड बाय द गवर्नमेंट. जो नोमैड्स है जम्मू एंड कश्मीर के उनको एलिजिबली फोर्सिबली इविक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. These nomads are mostly from the Gujjar and Bakarwal communities living in temporary shade in forest and mountain. ये जो नोमैड्स है मोस्टली गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटीज के हैं जो कि रह रहे हैं टेम्पोररी शेड में फॉरेस्ट और माउंटेन के. The eviction are seen in the light of 2019 Jammu and Kashmir High Court order to retrieve encroached forest land and the emolument of the Roshni Act. ये जो eviction उसको देखा जा रहा है 2019 के जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कि रिट्रीव किया जा रहा है encroached forest land को और एम्यूलमेंट कराने के लिए रोशनी एक्ट को. Roshni Act introduced in 2001 has allowed ownership of government land occupied by some people against a fixed amount. रोशनी एक्ट जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में, इसके अंतर्गत क्या था कि ये अलाउड करेगा ओनरशिप गवर्नमेंट लैंड का जो कि ऑक्युपाई किया गया है कुछ पीपल के द्वारा, अगर वो पे करता है फिक्स अमाउंट को. तो इट इनवाइजेज कन्फर्मेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑफ 2.56 लाख एकड़ ऑफ लैंड टू ऑक्यूपेंट टू अर्न मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये जो स्कीम था उसको लाया गया था ताकि जो प्रॉपर्टी राइट दिया जा सके 2.56 लाख एकड़ ऑफ लैंड पे ऑक्यूपेंट को, ताकि इससे मनी को अर्न किया जा सके जिसको इन्वेस्ट किया जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में. बट द हाईकोर्ट फाउंड दैट द स्कीम लेड टू अ लैंड स्कैम. लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि इस स्कीम में बहुत सारा लैंड स्कैम हुआ है, इसी कारण बाद में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था इस स्कीम को हाईकोर्ट के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा अटॉर्नी जनरल, जिसमें हम जानेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, इनका अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी, पावर, फंड्स और ये न्यूज में क्यों आया. द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज द सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड इज प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर है और इनका प्राइमरी लॉयर भी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के. ही इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव के. अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी, इनका अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी के बारे में हम जान लें. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये होल्ड करते हैं ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. He must be a person qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. अब वो जो है क्वालिफाइड होने चाहिए कि उनको अपॉइंट किया जा सकता है जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के, उतना उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए. He should be an Indian citizen, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए. He must have either completed 5 years in High Court of any Indian state as a judge or 10 years in High Court as an advocate. कि वो कम से कम 5 साल कंप्लीट करना चाहिए उनको हाई कोर्ट में किसी भी इंडियन स्टेट के जज के तौर पे, या 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे, तब वो कॉम्पिटेंट होंगे इस पोस्ट के लिए. ही मे बी एन एमिनेंट जूरिस्ट टू इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट. और वो एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होने चाहिए प्रेसिडेंट के आई पे. पावर एंड फंक्शन, इसका पावर और फंक्शन हम जान ले अटॉर्नी जनरल के. अटॉर्नी जनरल इज नेसेसरली फॉर गिविंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर रिफर टू हिम. He also perform other legal duties assigned to him by the president. अटॉर्नी जनरल जो है वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पर जो भी उसका रेफर किया जाता है, और वो परफॉर्म करते हैं अदर लीगल ड्यूटीज भी जो कि उनको असाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. अटॉर्नी जनरल हैड द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट डो नॉट टू वोट. जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास अधिकार है कि वो ऑडियंस के तौर पे हर एक कोर्ट में इंडिया के साथ साथ राइट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट के, लेकिन वोटिंग का अधिकार उनके पास नहीं है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में. द अटॉर्नी जनरल अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इंक्लूडिंग सूट, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न. और जो अटॉर्नी जनरल है वो अपीयर करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में हर एक केसेस में, चाहे वो सूट हो, अपील हो व अदर प्रोसीडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न हो. He also represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी रेफरेंस में जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया हो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के. द अटॉर्नी जनरल कैन एक्सेप्ट ब्रीफ बट कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जो अटॉर्नी जनरल है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्रीफ को, लेकिन नहीं अपीयर करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ. He cannot defend any accused in the criminal proceeding and accept the dictatorship of a company without the permission of government. अब वो नहीं डिफेंड करेंगे किसी भी एक्सक्यूज को, अगर उसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो एक्सेप्ट करेंगे डिक्टेटरशिप किसी भी कंपनी का बिना परमिशन के गवर्नमेंट के. अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय 2 सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल.
वाई न्यूज में क्यों आया? तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैज गिवन हिज कॉन्सेंट टू अ लॉ स्टूडेंट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट आर्टिस्ट रचिता तनेजा फॉर हर ट्वीट एंड कार्टून। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपना कॉन्सेंट दे दिया एक लॉ स्टूडेंट को वो इनिशिएट कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग को अगेंस्ट आर्टिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट और कार्टून बनाया था उसको लेके। Venugopal said that the tweet and cartoon that accompanied them were intended to denigrate the Supreme Court and lower its authority in the eye of public. वेणुगोपाल ने कहा कि उसके द्वारा जो ट्वीट और कार्टून बनाया गया था उसका इंटेंशन था कि वो डिनाइट करेगा सुप्रीम कोर्ट को, लोअर करेगा उसका अथॉरिटी को आइस ऑफ पब्लिक में। व्हाट इज द केस फॉर प्रायर अप्रूवल इन कंटेम्प्ट केस? क्या केस था कि जो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है कंटेम्प्ट के केस में? द प्रायर कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन इन केस अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। जो प्रायर कंसेंट है वो भी राइटिंग में अटॉर्नी जनरल का जरूरत पड़ता है ताकि सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट कर सके क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक्शन इन केस पे अकॉर्डिंग टू जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है उसके अनुसार। एजीआई कंसेंट इज अ फॉर्म ऑफ चेक ऑन द मच डिबेटेड सुओ मोटो पावर ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और जो एजीआई का कंसेंट है ये एक फॉर्म है, चेक करता है मच डिबेटेड सुओ मोटो पावर पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुआलोंग 1। तो हम जानेंगे कि हुआलोंग 1 है क्या। China has powered up its first domestically developed nuclear reactor, Hualong 1, deployed at the plant in East China Fujian province। तो यहाँ पे कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ये है क्या? तो चाइना का आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, चाइना ने पावर किया अपना पहला डोमेस्टिकली डेवलप न्यूक्लियर रिएक्टर हुआलोंग 1, जिसको कि उन्होंने डिप्लॉय किया है ईस्ट चाइना के फुजियान प्रोविंस में। वर्क ऑन दी हुआलोंग 1 रिएक्टर स्टार्टेड इन 2015। जो वर्क था हुआलोंग 1 रिएक्टर पर उसको स्टार्ट किया गया था 2015 पे। इट विल बी पुट इनटू कमर्शियल यूज बाय द ईयर एंड आफ्टर अनगोइंग टेस्ट। इसको कमर्शियल यूज पे इस साल अंडर गोइंग टेस्ट के बाद ला दिया जाएगा। रिड्यूसिंग इट डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न अलाइज इन क्रिटिकल हाईटेक सेक्टर इज ए की गोल इन बीजिंग मेड इन चाइना 2025 प्लान। रिड्यूस करना इसके डिपेंडेंस वेस्टर्न अलाइज पे क्रिटिकल हाईटेक सेक्टर के लिए, ये मेन गोल है बीजिंग का मेड इन चाइना 2025 प्लान पे। Nuclear plants supplied less than 5% of China annual electricity need in 2019, but this share is expected to grow as Beijing attempt to become carbon neutral by 2016। जो न्यूक्लियर प्लांट सप्लाई है वो लेस देन 5% करता है चाइना के एनुअल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स में इन 2019 पे, लेकिन ये जो शेयर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बढ़ेगा क्योंकि जो बीजिंग का अटेम्प्ट है कि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2060, तो इसको अचीव करने के लिए इसको बढ़ाना होगा। China has 47 nuclear plants with a generation capacity of 48.75 million kilowatt, the world third highest after United States and France। चाइना के पास 47 न्यूक्लियर प्लांट है जो कि जनरेट कर सकता है 48.75 मिलियन किलोवाट तक कैपेसिटी। वर्ल्ड का ये तीसरा हाईएस्ट हो जाएगा यूएस और फ्रांस के बाद। बीजिंग हैज इन्वेस्टेड बिलियन ऑफ डॉलर टू डेवलप इट न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर इन रिसेंट ईयर एज इट स्ट्रगल टू विन इट इकोनॉमी फ्रॉम कोल। अब बीजिंग ने इन्वेस्ट किया है बिलियन ऑफ डॉलर ताकि वो डेवलप करे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को रिसेंट ईयर्स पे, ताकि जो उसका स्ट्रगल है इसके इकोनॉमी को कोल के कारण वो ना करना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ड्रग मेकर आर सीकिंग फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। क्या है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो कि ड्रग मेकर बोल रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए? तो हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। यूएस ड्रग मेकर मॉडर्ना इज अप्लाइंग फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर इस कोविड-19 वैक्सीन। जो यूएस के ड्रग मेकर है मॉडर्ना, वो अप्लाई किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन के। A few days earlier, Pfizer applied for emergency use authorization for the vaccine it had developed in collaboration with BioNTech। और कुछ समय पहले Pfizer ने भी अप्लाई किया था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अपने वैक्सीन का, जो उन्होंने डेवलप किया था कोलैबोरेशन के साथ बायोनटेक के। India Serum Institute of India, which is trialing a version of AstraZeneca Oxford vaccine, has said it expected to seek emergency use authorization within the next 2 weeks। और इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि ट्रायल कर रहा है वर्सन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का, उसने भी कहा है कि वो एक्सपेक्टेड है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन विद इन नेक्स्ट 2 वीक के अंदर करेगा। रेगुलर प्रोसीड्यूर फॉर ड्रग अप्रूवल, जो रेगुलर प्रोसीड्यूर है ड्रग के अप्रूवल के लिए वो क्या है? वैक्सीन और मेडिसिन even diagnostic tests or medical device require the approval of a regulatory authority before they can be administered। जो वैक्सीन है, मेडिसिन है और इवन आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट व मेडिकल डिवाइसेस है उसको अप्रूवल लेना पड़ता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा उसको एडमिनिस्टर में होने के पहले। इन इंडिया द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया पे जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO। For vaccine and medicine approval is granted after an assessment for their safety and effectiveness based on data from trial। और जो वैक्सीन और मेडिसिन है उसका जो अप्रूवल है ग्रांट किया जाता है असेसमेंट के बाद, उसके सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को देख के जो डाटा मिलता है ट्रायल के बाद।
व्हेन कैन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बी ग्रांटेड? कब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को ग्रांट करना चाहिए? इन द यूएस द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट EUA ओनली आफ्टर इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट द नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट आउटवेट द नोन एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द वैक्सीन। यूएस में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA वो ग्रांट करता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन तब जब वो डिटरमाइंड हो जाता है कि जो पोटेंशियल बेनिफिट है वो आउटवेट कर देगा पोटेंशियल रिस्क से वैक्सीन को। दिस मीन्स दैट EUA एप्लीकेंट कैन बी कंसिडर ओनली आफ्टर सफिशिएंट एफिकेसी डाटा फ्रॉम फेज 3 ट्रायल हैज बीन जनरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एप्लीकेशन जो है वो तभी कंसिडर किया जाएगा जब सफिशिएंट एफिशिएंसी का डाटा हमारे पास होगा फेज 3 ट्रायल का जो कि जनरेट हुआ है। EUA cannot be granted solely on the basis of data from phase 1 and phase 2 ट्रायल, और EUA को नहीं दिया जा सकता है सिर्फ फेज 1 व फेज 2 के ट्रायल के डाटा पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन इंडिया? क्या तरीका है जिसके द्वारा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिया जा सकता है इंडिया पे? Expert and activists say that Indian drug regulation do not have provision for an EUU and the process of receiving one is not clearly defined or consistent. Expert और activist का मानना है कि जो इंडियन ड्रग रेगुलेशन है उसके पास कोई प्रोविजन नहीं है EUA का, जो प्रोसेस है रिसीव करने का वो क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया है, ना ही कंसिस्टेंट है। डिस्पाइट दिस, उसके बावजूद CDSCO हैज बीन ग्रांटिंग इमरजेंसी और रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल टू COVID-19 ड्रग ड्यूरिंग द पेंडेमिक फॉर रेमडेसिविर एंड फेविपिराविर। इसके बावजूद CDSCO ने क्या किया, ग्रांट किया इमरजेंसी और रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल COVID-19 के ड्रग जो था जो कि यूज किया गया पेंडेमिक के दौरान रेमडेसिविर और फेविपिराविर को। इज देयर आर रिस्क इन यूजिंग प्रोडक्ट दैट हैज ओनली बीन ग्रांटेड इन EUA? क्या रिस्क है जो प्रोडक्ट जिसको कि ग्रांट किया गया है EUA? According to US FDA, the public has to be informed that the produce has only been granted an EUA and not fully approval. कि US के FDA में पब्लिक को क्या है कि इन्फॉर्म करना होगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसको EUA दिया गया, पूरी तरीके से अप्रूवल नहीं मिला है। In the case of COVID-19 vaccine, for example, people have to inform about the known and potential benefit and risk and extent to which such benefit or risk are known, and they have a right to use the vaccine. और COVID-19 के वैक्सीन के केस में कि पीपल को हमको इन्फॉर्म करना होगा कि जो पोटेंशियल बेनिफिट और रिस्क है इसको लेके और किस हद तक इसका बेनिफिट और रिस्क जो कि अननोन है, और उनका जो राइट है रिफ्यूज करने का वैक्सीन को, अगर वो चाहते हैं नहीं लेना तो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अब 1.5 टाइम्स फार्मूला फॉर क्रॉप MSP कैलकुलेशन, जो 1.5 टाइम फार्मूला है क्रॉप MSP कैलकुलेशन का, हम उसके बारे में जानेंगे। द मेजर डिमांड ऑफ द प्रोसेसिंग फार्मर हैज बीन दैट द गवर्नमेंट गारंटी इन राइटिंग द MSP सिस्टम which assure them of a fixed price of their crop 1.5 times of the cost of production. मेजर जो डिमांड है प्रोसेसिंग फार्मर का कि गवर्नमेंट गारंटी करे राइटिंग पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो है वो एश्योर करे कि फिक्स प्राइस जो है क्रॉप का 1.5 टाइम ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन से। व्हाट इज MSP? MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एश्योर द फार्मर ऑफ अ फिक्स प्राइस ऑफ देयर क्रॉप। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एश्योर करता है फार्मर को कि उनको एक फिक्स प्राइस मिलेगा उनके क्रॉप्स के लिए। हाउ वाज MSP फिक्स अर्लियर? MSP को पहले कैसे फिक्स किया जाता था? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वुड रिकमेंड MSP फॉर 23 क्रॉप्स। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड के वो रिकमेंड करते थे MSP 23 क्रॉप्स के लिए। द CACP कंसीडर वेरियस फैक्टर व्हाइल रिकमेंडिंग द MSP फॉर ए कमोडिटी इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और जो CACP है वो कंसीडर करता है बहुत सारे फैक्टर को जब वो रिकमेंड करता है MSP को किसी भी कमोडिटी के लिए, इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी इंक्लूड होता है। व्हाट चेंजेस विद द यूनियन बजट फॉर 2018-19? और क्या बदलाव आया है यूनियन बजट में 2018-19 के बाद इसमें? The budget for 2018-19 announced that MSP would henceforth be fixed at 1.5 time of the production cost for crops as a predetermined principle. जो बजट था 2018-19 का उसमें अनाउंस किया गया था कि जो MSP है उसको फिक्स किया जाएगा 1.5 टाइम जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा क्रॉप का एक प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल पे। सिंपली पुट द CACP जॉब नाउ वाज ओनली टू एस्टिमेट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर अ सीजन एंड रिकमेंड द MSP बाय अप्लाइंग द 1.5 टाइम फार्मूला। तो सिंपली क्या था, CACP का जॉब था कि वो एस्टिमेट करे प्रोडक्शन के कॉस्ट को किसी भी सीजन पे और रिकमेंड करे MSP को अप्लाई करके 1.5 टाइम फार्मूला को। विच प्रोडक्शन कॉस्ट वर टेकन इन फिक्सिंग द MSP? कौन सा प्रोडक्शन कॉस्ट कंसीडर किया जाता है जब फिक्स किया जाता है MSP को? द CACP प्राइस पॉलिसी फॉर खरीफ क्रॉप्स। द मार्केटिंग सीजन 2018-19 रिपोर्ट स्टेटेड दैट MSP रिकमेंडेशन वाज बेस्ड ऑन 1.5 टाइम द A2 प्लस FL कॉस्ट। जो CACP का प्राइस पॉलिसी है खरीफ क्रॉप्स के लिए, उसमें जो कि मार्केटिंग सीजन था 2018-19 का, उसमें रिपोर्ट किया गया कि MSP रिकमेंडेशन जो था वो बेस्ड होगा 1.5 टाइम A2 प्लस FL कॉस्ट के
A2 cover all paid out costs directly incurred by the farmer in cash and kind or seed, fertilizer, pesticide, hire labor, लीज इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा। जो A2 है वो कवर करता है सारा पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली जो कि इनकल किया गया फार्मर के द्वारा कैश पे व काइंड पे, सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए व हायर लेबर के लिए जो कि लिस्ट किया गया हो, लैंड, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा। A2 plus FL include A2 plus and imputed value of the unpaid family labor। जो A2 plus FL है वो इंक्लूड करता है A2 plus को, साथ साथ जो imputed value है अनपेड फैमिली लेबर का। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट C2 कॉस्ट, ये जो है नहीं कंसीडर करता है C2 कॉस्ट को। C2 कॉस्ट है क्या? C2 इज ए मोर कंप्रहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन लैंड एंड फिक्स कैपिटल एसेट ऑन टॉप ऑफ A2 प्लस FL। जो C2 है वो एक मोर कंप्रहेंसिव कॉस्ट है जो कि फैक्टर करता है रेंटल और इंटरेस्ट को भी फॉरगोन ऑन लैंड पे और फिक्स कैपिटल एसेट पे ऑन द टॉप ऑफ A2 प्लस FL पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई आर फार्मर प्रोटेस्टिंग एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड डील विद प्रोटेस्टिंग फार्मर। कि क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से उनको डील कर सकता है। फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 न्यू एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉ हैव गैदर मोमेंटम। फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो 3 न्यू एग्रीकल्चर लॉ है उसके कुछ मोमेंटम आ गया है। द कंट्रोवर्सी पर्टेन टू, जो कंट्रोवर्सी है वो किस चीज को लेके है? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल है 2020 का। फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। फार्मर इंपावरमेंट और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जो है प्राइस एश्योरेंस को लेकर और फार्म सर्विसेज को लेकर जो बिल था 2020 का ये। और लास्ट हमारा इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, जो इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल है 2020 का ये। इन तीनों को लेकर कंट्रोवर्सी है। अब देख सकते हैं जो फार्मर अभी आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पे। अब इश्यू क्या है? अ सेट ऑफ 3 लॉ पास इन सितंबर एम टू डीरेगुलेट इंडियाज इनॉर्मस एग्रीकल्चर सेक्टर। जो 3 लॉ पास किया गया था सितंबर में, इसका मकसद था कि डीरेगुलेट किया जा सके इंडिया के इनॉर्मस एग्रीकल्चर सेक्टर को। द गवर्नमेंट सेज दिस लॉ विल लिबरेट फार्मर फ्रॉम द टायरेनी ऑफ मिडलमैन। और गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो लॉ है वो लिबरेट करेगा फार्मर को जो टायरेनी या मिडलमैन का उससे। बट मैनी फार्मर फील दैट दे स्टैंड टू लूज मोर देन दे कुड गेन फ्रॉम द न्यू रेगुलेशन and that the main beneficiary will be agriculture corporation with guaranteed financial power। लेकिन बहुत सारा फार्मर का ये डर है कि ये जो है वो ज्यादा लूज करेंगे गेन के कंपैरिजन पे, क्योंकि न्यू रेगुलेशन जो है उसका मेन बेनिफिशियरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर होंगे उनको होगा। सो व्हाट डू इंडिया न्यू फार्म लॉ डू? इंडिया का न्यू फार्म लॉ जो है वो क्या करेगा? दिस मेक इट इजियर फॉर फार्मर टू बाईपास गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट नोन एज लोकली मंडीज एंड सेल प्रोड्यूस डायरेक्टली टू प्राइवेट बायर। ये जो लॉ है वो इजियर कर देगा फार्मर को कि वो बाईपास कर सकता है गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट को, जिसको कि मंडी के नाम से भी जानते हैं, और सेल कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली प्राइवेट बायर को। They can now enter into contract with private company, a practice known in India as contract farming, and sell across state border। वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के साथ, जो कि एक प्रैक्टिस है जिनको हम जानते हैं इंडिया पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से, और सेल कर सकते हैं अक्रॉस स्टेट बॉर्डर पे भी। द न्यू रेगुलेशन ऑल्सो अलाउ trader to stockpile food। This is a shift away from prohibition against hoarding, which could make it easier for traders to take advantage of rising price, such as during a pandemic। Such practice were criminal offense under the old rule। और जो न्यू रेगुलेशन है वो अलो करेगा ट्रेडर को कि वो स्टॉक पाइल कर सकते हैं फूड का। इसमें बदलाव किया गया है, प्रोहिबिशन जो था पहले होर्डिंग के खिलाफ, इससे ये आसान होगा ट्रेडर्स के लिए कि वो एडवांटेज ले सकते हैं राइजिंग प्राइस का पेंडेमिक के दौरान पे। ये जो प्रैक्टिस था पहले क्रिमिनल ऑफेंस था अंडर ओल्ड रूल के। कंसर्न ऑफ फार्मर, फार्मर का जो चिंता है वो क्या है? मोर देन 86% ऑफ इंडिया कल्टिवेटेड फार्म रेल इन कंट्रोल बाय स्मॉल होल्डर फार्मर हु ओन लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड ईच। जो मोर देन 86% इंडिया का कल्टिवेटेड फार्म लैंड है वो कंट्रोल किया जा रहा है स्मॉल होल्डर फार्मर के द्वारा, जो कि ओन करता है लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड को। The new rule remove many of their safeguard। Small farmer feel that they just do not have enough bargaining power to get the kind of prices they need for a decent standard of living when they negotiate to sell their produce to large company। जो न्यू रूल है वो रिमूव कर देगा बहुत सारा जो सेफगार्ड था। स्मॉल फार्मर को डर है कि जो न्यू रूल है उसमें इनफ बार्गेनिंग पावर नहीं मिलेगा फार्मर्स को, जिसके कारण वो क्या है जो इनफ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो इनको इनकम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोड्यूस को लेकर लार्जर कंपनी से। द न्यू लॉ ऑल्सो डू नॉट मेक रिटर्न contract mandatory, so in the case of any violation of their term it can be very hard for a farmer to prove that he or she have been aggrieved, giving them little recourse। और जो न्यू लॉ है इसमें कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी नहीं है। इस कारण क्या होगा, अगर कोई वायलेशन होता है उसके टर्म पर तो ये काफी हार्ड हो जाएगा फार्मर के लिए प्रूव कर पाना
कि उनको एग्रीड किया गया है, वह रिकॉर्ड्स मिले। द न्यू रूल डू नॉट गारंटी एनी मिनिमम प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट एंड फार्मर वरी दैट द एग्जिस्टिंग एमएसपी विल बी अबॉलिश्ड एट सम पॉइंट। और जो न्यू रूल है वो गारंटी नहीं कर रहा है कोई भी मिनिमम प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का, और फार्मर को डर है कि एग्जिस्टिंग एमएसपी जो है वो एबॉलिश कर दिया जाएगा कुछ समय के बाद। हाउ द गवर्नमेंट शुड डील विद द प्रोटेस्टिंग फार्मर, गवर्नमेंट किस तरीके से डील कर सकते हैं प्रोटेस्टिंग फार्मर से। देयर इज ए ग्रॉस कम्युनिकेशन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन टू फार्मर व्हाट दिस लॉज आर एंड हाउ दे आर इंटेंडेड टू बेनिफिट देम। ग्रॉस कम्युनिकेशन फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से फार्मर को कि ये लॉ क्या है और किस तरीके से इसका इंटेंशन है बेनिफिट करने का फार्मर को। The apprehension about MSP and procurement going away come from act being linked to some previous policy document like the Santa Kumar committee report and the CSEP report suggesting reduced procurement and an end to open-ended procurement from state like Punjab to cut down cost of FCI। जो apprehension है MSP और procurement का, इस एक्ट का वो उसको लिंक किया जा रहा है कुछ प्रीवियस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि संता कुमार कमेटी का जो रिपोर्ट था और सीएससीपी का रिपोर्ट था जो कि सजेस्ट कर रहा था कि रिड्यूस किया जाए प्रोक्योरमेंट को और इंड किया जाए ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट को स्टेट जैसे कि पंजाब से, ताकि कट डाउन किया जा सके कॉस्ट जो है एफसीआई का। It is feared that FCI itself may start procuring directly from the new trade area to cut down buying cost like market fee and अरतिया कमीशन। और ये फियर किया जा रहा है कि एफसीआई खुद ही खरीद लेगा, प्रोक्योर डायरेक्टली कर लेगा न्यू ट्रेड एरिया से, ताकि कट डाउन किया जा सके बाइंग कॉस्ट को, मार्केट फी और अरतिया कमीशन को। इट इज मोर अबाउट द चेंजेस इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट फार्मर एंड यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द रूट कॉज ऑफ एप्रीहेंशन। यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या है, जो चेंजेस आ रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट फार्मर और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, ये मेन रीजन है प्रॉब्लम का। द गवर्नमेंट शुड एड्रेस दिस कॉन्सर्न फर्स्ट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पहले इस कॉन्सर्न को एड्रेस करना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम समझ ले। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा इविक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉमेज, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ये न्यूज में क्यों आया और इससे रिलेटेड फैक्ट को देखा। देन हम लोगों ने किया अटॉर्नी जनरल, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल के बारे में जाना, फिर इनके अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी को समझा, पावर ऑफ फंक्शन क्या है इनके पास, न्यूज में क्यों आया, उसके बाद क्यों जरूरी है प्रायर अप्रूवल लेना कॉन्टेम्प्ट के केस में। देन हम लोगों ने किया होलोंग 1, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये चाइना का न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसका फिर से रिलेटेड फैक्ट को देखा। फिर व्हाट इज द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ड्रग मेकर्स आर सीकिंग फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज में क्यों आया। फिर रेगुलर प्रोसीड्यूर क्या है ड्रग के अप्रूवल के लिए, कब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट किया जा सकता है, प्रोसेस क्या है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लेने के लिए इंडिया पे, और क्या रिस्क एसोसिएटेड है इसको लेके। देन हम लोगों ने किया 1.5 टाइम फार्मूला फॉर क्रॉप एमएसपी कैलकुलेशन, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज में क्यों आया, फिर एमएसपी क्या है, एमएसपी को पहले कैसे फिक्स किया जा रहा था, क्या बदलाव आया यूनियन बजट 2018-19 के बाद, उसके बाद कौन सा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो फिक्स करने में मदद करता है एमएसपी को। देन हम लोगों ने किया व्हाई आर द फार्मर प्रोटेस्टिंग एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड डील विद प्रोटेस्टिंग फार्मर, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंट्रोवर्सी क्या है, फिर इश्यू क्या था, फिर किस तरीके से इंडिया का न्यू फार्म लॉ जो है क्या प्रॉब्लम है, फिर फार्मर्स का कॉन्सर्न को भी कंसीडर किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट किस तरीके से डील कर सकता है प्रोटेस्टिंग फार्मर्स से। तो दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.